वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अध्याय 11 मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भूमिका। पिछले पाठों में आप पढ़ चुके हैं कि भारत में सदनीय सरकार है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति संवैधानिक अथवा नाम मात्र का प्रधान होता है। सही अर्थों में कार्यपालिका राष्ट्रपति नहीं बल्कि मंत्रिमंडल के सहयोग से प्रधानमंत्री द्वारा संचालित होती है। संविधान में ये निर्देश है कि राष्ट्रपति को सरकार चलाने में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से सलाह देता रहेगा। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का परामर्श मानने पर बाध्य होगा। देश के संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के ऊपर होती है। हम पिछले पाठों में यह भी पढ़ चुके हैं कि भारत के संविधान में सदनीय प्रणाली का प्रावधान है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार तथा राज्य स्तर पर राज्य सरकारों की व्यवस्था है। केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों का अलग अलग विभाजन किया गया है। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है। प्रस्तुत पाठ में हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन एवं कार्यों, प्रधानमंत्री की भूमिका तथा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों की भूमिका का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भारत की सदनीय सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे, मंत्रिमंडल के गठन की व्याख्या कर सकेंगे, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्वों के अर्थ एवं निहितों का विश्लेषण कर सकेंगे। यहाँ बता सकेंगे कि राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित होती है। विश्लेषण कर सकेंगे कि किस प्रकार मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तथा राज्य मंत्रिमंडल का चुनाव होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल। संविधान में ये निर्देश है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा जो उसे अपना परामर्श प्रदान करता रहेगा। राष्ट्रपति इन्हीं के परामर्श पर अपनी गतिविधियां जारी रखेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा चुनावों के बाद राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए अभिमंत्रित करता है। यदि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है, तब राष्ट्रपति सरकार के गठन की दूसरी संभावनाओं पर विचार करता है। ऐसे में पर्याय यही होता है कि वह लोकसभा में सबसे बड़े दल को सरकार गठन का नियंत्रण भेजता है तो कि दूसरे राजनीतिक दलों के सहयोग से सरकार बनाता है। सन 1979 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग एवं वामपंथी पार्टियों के बाहरी समर्थन से सरकार का गठन किया था। 1990 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना समर्थन वापस ले लिया जाने के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार गिर गई थी। विश्वनाथ प्रताप की सरकार असफलता के बाद राष्ट्रपति ने कांग्रेस पार्टी को सरकार गठन के लिए अभिमंत्रित किया था, क्योंकि उस समय वही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सदन में मौजूद थी। किंतु कांग्रेस पार्टी ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी के भारी समर्थन से सरकार बनाई थी, किंतु वह भी कुछ ही दिनों बाद गिर गई थी। सन 1996 के लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त था। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तब राष्ट्रपति ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में मंत्रिमंडल के गठन के लिए अभिमंत्रित किया था, किंतु लोकसभा में समर्थन के अभाव स्पष्ट बहुमत न व्यक्त कर पाने के कारण बहुमत सिद्ध करने संबंधी होने वाले मतदान से पूर्व ही वाजपेयी ने उनका त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया। इसके बाद 13 राजनीतिक दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा का गठन किया तथा श्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। इस सरकार को कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बाहर से समर्थन प्राप्त था, किंतु अप्रैल 1997 को कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना समर्थन वापस ले लेने पर देवेगौड़ा सरकार भी गिर गई थी। तब संयुक्त मोर्चे ने श्री इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में पुनः सरकार का गठन किया।
फरवरी 1998 में हुए लोकसभा चुनाव के पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व में एक नई मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। इस बहुदलीय सरकार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। प्रधानमंत्री पहले अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले वास्तविक व्यक्तियों की सूची राष्ट्रपति को देता है। मंत्रिमंडल का गठन करते समय प्रधानमंत्री को सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी तथा विभिन्न धर्मों तथा समुदाय के नेताओं की भागीदारी को ध्यान में रखना पड़ता है। संयुक्त सरकार में सम्मिलित सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा एक सम्मिलित मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ता है। मंत्रिमंडल का गठन हो जाने के बाद प्रधानमंत्री उनके विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को सदन के दोनों में से किसी न किसी का सदस्य अवश्य होना चाहिए। यदि कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के भीतर ही सदन के किसी न किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक होता है। यदि वह निर्वाचित नहीं हो पाता तो उसे मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना होगा। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सन 1962 में चीन के हमले के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री V.K. कृष्ण मेनन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। श्री T.T. कृष्णचारी ने वित्त मंत्री पद तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री पद से अपनी व्यक्तिगत तथा नैतिक जिम्मेदारियों में असफल रहने का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने श्री चरण सिंह तथा राजनारायण से उनके सामूहिक उत्तरदायित्व से विफल होने के कारणों की पूछताछ की थी। पर्याय मंत्रिमंडल के 3 स्तर के मंत्री होते हैं: केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। केंद्रीय मंत्री प्रमुख होते हैं जो उस मंत्रालय के प्रमुख हैं। संबंधित मंत्रालय की संपूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। सरकार की समस्त नीतियों को वही ग्रहण करता है तथा उस मंत्रालय संबंधित सभी विधायी प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है। राज्य मंत्रियों को केंद्रीय मंत्री के बाद का दर्जा प्राप्त है। ये कनिष्ठ मंत्री होते हैं तथा यह केंद्रीय मंत्रियों को सहयोग प्रदान करते हैं। राज्य मंत्रियों में कुछ ऐसे भी मंत्री होते हैं जिन्हें स्वतंत्र कार्यभार सौंपा जाता है। राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते और न ही वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। स्वतंत्र कार्यभार वाले राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भाग में लेते हैं वह अपने मंत्रालय द्वारा लिए गए सभी निर्णय प्रस्तुत करते हैं। उप मंत्री राज्य मंत्री से कनिष्ठ मंत्री होते हैं। संसद में उठाए जाने वाले सभी सवालों का उत्तर देने की जिम्मेदारी सभी मंत्रियों के ऊपर होती है। प्रधानमंत्री भारतीय कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। हमारे देश की सरकार में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे सदन में बड़ी पार्टी के नेता के रूप में संयुक्त दल के सदस्य द्वारा नेता चुना जाता है। तब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्रधान दल का नेता होता है। वह न केवल सदन और राष्ट्रपति के बीच सेतु का कार्य करता है बल्कि मंत्रिमंडल का प्रमुख भी होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता भी होता है। यदि कोई मंत्री उसका सहयोग नहीं कर रहा है तो वह उसे त्यागपत्र भी मांग सकता है। जरूरत पड़ने पर वह अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी करता है। यदि कोई प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है अथवा उसका देहांत हो जाता है तो उसका संपूर्ण मंत्रिमंडल स्वगत भंग हो जाता है। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई,
चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, वी नरसिम्हा राव, एच बी देवगौड़ा, के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री ही सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वही संपूर्ण प्रशासन को नियंत्रित करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। उसको ही वास्तविक रूप से वितरित सत्ता प्राप्त है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की मंत्रियों के मंत्रालयों का बंटवारा करता है। वह अपने मंत्रिमंडल को अधिक सक्षम बनाने के लिए मंत्रियों के पदों में परिवर्तन भी कर सकता है तथा नए मंत्रियों को भी उससे शामिल कर सकता है। प्रधानमंत्री ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों को संचालित करता है। प्रधानमंत्री का सम्मुख होने के कारण वही मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर अंतिम रूप से निर्णय लेता है। नीतियाँ निर्धारित किए जाने में प्रधानमंत्री अहम भूमिका निभाता है। वह अपनी सरकार द्वारा निर्धारित आम नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। सभी मंत्रालयों को उसकी सहभागिता होती है। यदि सदन में मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। प्रधानमंत्री सदन तथा राष्ट्रपति के बीच एक सेतु का कार्य करता है। प्रधानमंत्रियों का राष्ट्रपति से कोई सीधा संबंध नहीं होता। उसकी सशस्त्र सूचियाँ प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है। उसकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा भंग होने से बचने की भरसक कोशिश करता है। प्रधानमंत्री अपने दल के विश्वास पात्र सदस्यों के माध्यम से लोकसभा को भंग होने से बचाता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सूची पर होती है। राज्यपालों, राजदूतों, भारत के लेख महापरीक्षण, लोकसभा के सदस्यों, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष तथा महान्यायवादी की नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विदेश नीतियों के निर्धारण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह अपने अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेते हैं। वह राष्ट्रीय संकट में देश का प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। हमारा प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों को संबोधित करता है। वह राष्ट्रमंडल निगुट देशों की बैठकों में गहरी रुचि लेता है। बेहतर सदन विकसित करने तथा आपसी समझदारी बढ़ाने के लिए वह अनेक देशों की यात्रा करता है। दूसरे देशों के लिए किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते अथवा अनुबंध प्रधानमंत्री की ही सहमति से किए जाते हैं। प्रधानमंत्री का नेता होता है, इसलिए उसकी बातों पर देश के भीतर अथवा बाहर दोनों तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है। देश में उसकी एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है, उसको वित्तीय सत्ता प्रदान है। इसकी स्थितियाँ तथा सत्ता उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री सलाह चलाने वाले दल का मुखिया होता है। सदन तथा सरकार दोनों जगह सदन में स्थायी बहुमत प्राप्त हो जाने के बाद वह न सिर्फ सदन में बल्कि पूरे राष्ट्र में वह एक संपूर्ण नेता के रूप में उभर कर आता है। वह राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार तथा सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग होता है। राज्यों के राज्यपालों को सरकार चलाने में मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ सहयोग एवं परामर्श प्रदान करता है। आप पाठ 10 में यह पढ़ चुके होंगे कि राज्यपाल को विभेदाधिकार भी प्राप्त होता है। यदि कोई राज्यपाल राज्य में व्यवस्था पनप जाने के कारण वहाँ आपातकाल लगाए जाने के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजता है तो उस समय वह अपनी विवेक अधिकार का प्रयोग करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिस व्यक्ति को विधानसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाता है उसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। बाकी मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया गया तो उसे 6 महीने के भीतर ही
किसी न किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक होता है। यदि ऐसा संभव होता है तो तब उसे अपने पद से इस्तीफा देना होता है। मंत्रियों के पदों का बंटवारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति कमोबेश प्रधानमंत्री जैसी होती है। मुख्यमंत्री की ही सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा सरकार वास्तविक प्रधान होता है। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की ही सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों में अस्तित्व बनाए रखता है। वह मंत्रिमंडल के कार्यों में निर्देश देता रहता है। राज्य सरकार द्वारा पारित किए जाने वाले कानून एवं नीतियों में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधानमंडल के समक्ष मंत्रियों द्वारा चलाए जाने वाले विधायक प्रस्ताव में मुख्यमंत्री की ही सलाह से होते हैं। विधानमंडल के भीतर तथा बाहर दोनों जगह वही सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीतियों में प्रमुख प्रवक्ता होता है। संविधान में यह निर्देश है कि मंत्रिमंडल द्वारा किए राज्य की नीतियों अथवा प्रशासन संबंधी निर्णयों तथा पारित विधेयकों की सूचिका मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को दी जाती रहनी चाहिए। राज्यपाल द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन तथा विधायक प्रस्तावों संबंधित समस्त सूचनाएं मुख्यमंत्री प्रस्तुत करता है। राज्यपाल द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री उन निर्णयों की सूची भी उन्हें प्रस्तुत करता है जो मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए जा चुके हैं अथवा मुख्यमंत्री द्वारा तो निर्णय लिए जा चुके हैं किंतु मंत्रिमंडल द्वारा नहीं स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करता है। राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त कर सके। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध। राज्यपाल राज्य का सर्वाधिक प्रधान होता है। राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी गतिविधियां उसी के नाम से संचालित होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य में शांतिपूर्ण प्रशासन के लिए राज्यपाल ही जिम्मेदार होता है। यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह देखे कि राज्य की समस्त प्रशासनिक गतिविधियां संविधान के अनुसार ठीक चल रही है अथवा नहीं। यदि उसे लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो रहा है अथवा प्रशासन संविधान के बनाए नियमों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो गया है तो वह संविधान की रक्षा करने को ध्यान में रखते हुए राज्य में आपातकाल के लिए प्रस्ताव भेज सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सलाह दे सकता है। यदि उसके प्रस्ताव में राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है तब वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की आज्ञा प्रदान कर देता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर राज्य का प्रशासन केंद्र तथा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के अधीन आ जाता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल का तथा विधानसभा भंग कर दी जाती है। संविधान में यह निर्देश वर्णित है कि राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलने के लिए राज्यपाल के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था होगी जो उसके संवैधानिक विवेकाधिकरण के अनुसार कार्य करेगा। जब विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा विश्वास मत प्राप्त कर लिया जाता है तब राज्यपाल का विवेक अधिकार खत्म हो जाता है। तब मुख्यमंत्री ही राज्य प्रशासन का मुखिया हो जाता है और राज्यपाल सिर्फ एक प्रकार की मोहर की भूमिका निभाने लगता है। राज्यपाल एक प्रकार का संवैधानिक राज्य अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री के परामर्श पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच संबंधों की स्थिति राज्य की राजनीतिक तथा संवैधानिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सामान्य स्थितियों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है किंतु आपातकाल की स्थिति में वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करता है। आपने क्या सीखा? भारत में संविधानात्मक सरकार है। प्रधानमंत्री का वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा प्राप्त विश्वास मत रहने तक ही अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति कार्यों में सहयोग के लिए
मंत्रिमंडल के सहयोग से प्रधानमंत्री परामर्श देता है। मंत्रिमंडल के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। मंत्री व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उप मंत्री राष्ट्र का नेता होता है। वह देश का प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। नीति निर्धारित करते समय वह मंत्रिमंडल को निर्देश देता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु सभा का काम करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों के बीच सह-अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास करता है। लोकसभा द्वारा प्राप्त विश्वास मत रहने तक ही वह अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकारों का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिस व्यक्ति को विधानसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी का नेता चुना जाता है, राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्य सरकार की संपूर्ण नीतियों के निर्धारण में वही उत्तरदायी होता है। वह राज्यपाल व मंत्रियों के बीच सेतु का कार्य करता है। वह विभिन्न मंत्रियों के लिए अस्तित्व बनाए रखता है। राज्य में सामान्य स्थिति होने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, किंतु संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर वे विवेक अधिकार का प्रयोग करता है। तब वह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल की सलाह नहीं लेता। राज्य में आपातकाल लागू होने पर वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।